तो आप देख सकते हैं ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा फ्यूरान। ये आपको नाम कुछ याद करने पड़ सकते हैं, 2-4 नाम याद होंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे धीरे धीरे सिलेबस जैसे जैसे वैसे वैसे सब नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे, बस आप क्लास में ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो ये फ्यूरान है। फ्यूरान क्या ऐसा कंपाउंड है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिंग के अंदर टोटल 5 एटम है, जिसमें से 4 हैं कार्बन और 1 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक हेट्रो एटम आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक किस में आता है, साइक्लिक में, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड में ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक में फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है। आइए नेचर निकाल के देख लेते हैं, एरोमेटिसिटी तो आप पढ़ ही लिए, तो निकाल के देख लेते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या सभी एटम sp2 हैं, हाँ हैं। सभी एटम का मतलब रिंग में जितने भी हों कार्बन सारे sp2 होने चाहिए, साथ में ये ऑक्सीजन भी sp2 ही होना चाहिए। आइए देख लीजिए, कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पेयर, है ना। कॉन्जुगेशन है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के लिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे गए, ऐसे होता है मूवमेंट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए तो 2 आगे गए, बच गए कितने, 2, ठीक है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 होते हैं बेटा, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बच गए। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर, एक जुड़ा हो गया डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में चला गया, और जो डीलोकलाइज्ड होता है वो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये नहीं गया, एक पेयर नहीं गया, ठीक है। एक पेयर की जरूरत थी रेजोनेंस में, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों चले गए, चारों नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ये दोनों हो गए, ये दोनों पाई, ये दोनों पाई। चलिए बता दीजिए इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सभी sp2 कैसे, ये ऑक्सीजन देख लीजिए sp2 है, इसके पास 2 सिग्मा है, और क्योंकि एक लोन पेयर तो गया, वो तो पाई हो गया, और एक लोन पेयर इसके पास रह गया, तो लोन पेयर काउंट करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में। टोटल आया 3 मैंने sp2, बताइए सारे एटम sp2 आ रहे हैं ना ऑक्सीजन को लेके, तो सभी sp2 है बेटा। प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस पूरे कंपाउंड में, इस वजह से ये एरोमेटिक हो गया। यानी आप क्लासिफिकेशन में इसको आप एलिसाइक्लिक नहीं बोल सकते, इसको हेट्रोसाइक्लिक में क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। और देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आइए, ये हमने बनाया है, नीट में आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, और यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसको कहते हैं बेटा पाइरोल। इसका नाम क्या है, पाइरोल। जैसे इसका नाम आपने पढ़ा फ्यूरान, इसका नाम पाइरोल। आइए देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस में होंगे, यानी ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं, सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। दूसरा, क्या सभी sp2 है, कार्बन तो दिख रहा है sp2, ये भी sp2 होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, 2 सिग्मा और 1 टोटल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा, ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड हो गया ना, डीलोकलाइज तो पाई होता है, पाई को लेते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल हो गया बेटा सभी sp2 आए, 1 2 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, 3 सिग्मा माने sp2 आ गया ये भी, और सभी sp2 मिले, यानी कंडीशन पूरी। सेकंड भी, थर्ड कंडीशन पे चलते हैं बेटा। थर्ड कंडीशन में आप देखेंगे 2 2 4, और ये दोनों क्योंकि डीलोकलाइज्ड है तो ये भी पाई है, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के टेबल में आता है बेटा, इस वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो फ्यूरान, पाइरोल, ये सब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और देख लेते हैं, और बना लेते हैं। आइए, यहाँ देखिए एलिमेंट बदल रहे हैं, ये सल्फर हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, सल्फर। सल्फर लगा दिए क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 6 होंगे, ठीक है, 6 बना दिए बेटा। अब देखिए एकदम यही सेम है, इसका नाम बस अलग है, थायोफीन। थियोफीन भी कह सकते हैं, थायोफीन बोला जाता है। थायो वर्ड किसके लिए लगता है जनरली बेटा, सल्फर के लिए। थायो वर्ड जहाँ भी आप देखेंगे वो सल्फर के लिए होगा। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका थायोफीन। इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, डीलोकलाइज्ड हो गया, पूरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हो गए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सभी sp2 में। देखिए 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, 1 लोन पेयर जा रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। तो जो रेजोनेंस में जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ठीक, कई बार बता चुके बेटा। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटा sp2, तो साइक्लिक है, सभी sp2 हैं, साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो
तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। तो थायोफीन, फ्यूरान, पायरोल ये सब एरोमेटिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं। और देख लेते हैं एक और बना रहे बेटा, ये है, इसका नाम है पायरिडीन। ये भी आ चुका है एग्जाम में, पायरिडीन, ये आर लिखा है, ठीक है। तो पायरिडीन क्या है, सामने दिख रहा है आपका, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना रखा है। चलिए इसमें देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन केवल देखिए, इस लोन पेयर को मत देखिएगा। देखिए कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस हो रहा होगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन पाई होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये पाई नहीं होता, क्योंकि पाई होने के लिए डीलोकलाइज होना पड़ता है, और डीलोकलाइज होने के लिए कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। देखिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे है, तो कभी भी ऐसे रेजोनेंस हो सकता है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन आप कहिए ये लोन पेयर हटा के यहाँ रख दीजिए तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ CN ऐसा ही है ना। तो जिस पर डबल बॉन्ड है उसी पे लोन पेयर है, तो बेटा इधर कोई मूवमेंट नहीं होता, तो ये डीलोकलाइज नहीं, ये लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाई नहीं होता, जो मूव करता है वो पाई होता है। तो बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर इसका हो गया, और 2 सिग्मा एक लोन पेयर, यानी sp2 आ गया, और टोटल 2 2 4 2 6 पाई हैं, ये पाई नहीं है, ठीक है भाई। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सभी sp2, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस वजह से ये एरोमेटिक। तो पायरिडीन भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फर्दर आप जब इसको पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि बेटा ये होता है pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप अभी ऑर्बिटल पढ़े नहीं हैं कि sp-ds सुने होंगे, ठीक है। तो p सब शेल में होते हैं बेटा 3 ऑर्बिटल, px py pz, ठीक है। ये जो लोन पेयर होता है ये pz में या अबव द प्लेन होता है, और जो भी चीज़ अबव द प्लेन x y एक्सिस में ना होकर तीसरे एक्सिस में होगी, z एक्सिस में होगी बेटा, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में नहीं जाता, रेजोनेंस में नहीं जाता। क्योंकि रेजोनेंस में आपको हमने कंडीशन बताया था, क्या बताया था कंडीशन, रेजोनेंस में कंडीशन थी कि रेजोनेंस वहाँ होता है जहाँ कॉन्जुगेशन हो, साथ में प्लेनर स्ट्रक्चर हो, 3D स्ट्रक्चर ना हो। वो लोन पेयर बेटा 3D में होता है। आगे जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप अभी ये जानिए कि फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन, पायरिडीन ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी का है, एक भी एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा बेटा ये सारी चीज़ें जितना बताए, नोट्स में सब होना चाहिए। रिवीजन भी करना है ना, पढ़ना भी है, कोर्स भी ख़त्म करना है, रिवीजन भी करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तब जाके 2021 में कहीं आप सेलेक्ट होंगे ना। चलिए लग जाइए, बहुत सिंपल आना है, केवल क्लास में समझिए, यहीं याद करिए, ठीक, आ जाइए। तो एक और आपको बताना था, एक्सेप्शन है एक, जैसे क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी क्यों है, इसको थोड़ा समझिएगा। एक्सेप्शन वर्ड कुछ होता नहीं है, ठीक है, इससे डरा मत करो, बहुत आसान है, हर चीज़ को समझा जा सकता है। ये देखिए, ये कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लिक है, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन है, टेट्रा माने 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, टेट्राईन। तो ये जो कंपाउंड है बेटा, इसका क्या है कि अगर आप देखेंगे तो पहली कंडीशन ये साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन सभी sp2 हैं, बिल्कुल सही। तीसरी कंडीशन इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 आता है बेटा 4 के टेबल में, 4 के टेबल में अगर आ रहा है 4 8 12 16, अगर ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं एंटी एरोमेटिक, यानी ये कंपाउंड होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, बल्कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, चेंज फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कुछ अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, और ऐसा कुछ ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, आप देख सकते हैं इसमें 8 कार्बन है, वही स्ट्रक्चर है, बस क्या करिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, टब लाइक। कैसा होता है ये, टब लाइक स्ट्रक्चर, बुक वगैरह में आपको ऐसा ही दिखेगा, ये टब लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और टब लाइक स्ट्रक्चर है तो बेटा ये 3D है,
3D है तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बेटा तो आप याद है sp3 होने पे नॉन एरोमेटिक कहते थे, sp3 होता था 3D स्ट्रक्चर, तो सारे 3D को आप क्या मानते हैं, नॉन एरोमेटिक। इस वजह से बेटा इसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है, टब लाइक होता है, ऐसे बनाते हैं बट एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो एंटी एरोमेटिक ना कह के इसको क्या कहेंगे आप, नॉन एरोमेटिक। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया बेटा एरोमेटिसिटी, इतना ही था, इसके बाहर कुछ नहीं आता। जितना आपने कॉपी में बनाया, नोट्स में बनाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब शुरू करते हैं बेटा नया टॉपिक। पूरा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया, छोटी बड़ी बातें सब हो गई। ठीक, अब IUPAC में कुछ कॉमन, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, कॉमन नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड नेमिंग, स्टैंडर्ड समझते हैं रूल के हिसाब से, इंटरनेशनल नेमिंग जो होती है जिसको IUPAC कहा जाता है बेटा। तो अब नए पेज से, फ्रेश पेज से नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बेटा वैसे तो तीन टाइप के, तीन क्या वैसे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हर देश में, हर जगह के हिसाब से थे, तो इस वजह से इसको जनरलाइज कर दिया गया, इंटरनेशनल लेवल पे एक बना दिया गया कमिटी। उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी कंपाउंड कल को डिस्कवर होता है या किसी भी देश में उसका एक यूनिक नाम रखा जाए। ठीक है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, हर चीज़ क्लियर रहे, इस वजह से यूनिक नेमिंग करने के लिए IUPAC कमेटी बनी। इन्होंने कुछ रूल दिए बेटा, उस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आइए देखते हैं, नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे तो जनरली आपको तीन बता दे रहे हैं। पहला बेटा कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है डिराइव्ड सिस्टम, और तीसरा जो कि आपको पढ़ना है वो है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग वाला सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, चलिए कॉमन सिस्टम में क्या था, ये बेस्ड था ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताए थे कि शुरू में एसिटम का नाम लिए थे, एसिटम, व्हाट इज एसिटम, एसिटम कुछ नहीं, विनेगर होता है, सिरका। ठीक है, अंग्रेजी में विनेगर, दूसरी भाषा में ग्रीक में एसिटम कहते हैं, अपने यहाँ सिरका कहते हैं। ठीक है भाई, तो एसिटम विनेगर से आइसोलेट किया गया था कौन सा एसिड, CH3COOH। तो ऐसा कुछ एसिड मिला एसिटम से, इस वजह से इस एसिड का नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है बेटा ये, ओरिजिन जहाँ से हुई एसिटिक एसिड, एसिटम से हुआ इसलिए। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे हैं। मार्श गैस मिला, मीथेन नाम हो गया। ठीक है, मार्शियरियम मिला तो मार्श गैस हो गया। ठीक है, रेड एंट में लाल चींटी आप सुने होंगे। ठीक है, तो लाल चींटी में मिला तो क्या हो गया भाई, हाँ एक मिनट, मिला बेटा तो क्या हो गया, उसका नाम रख दिया गया, लाल चींटी को बोला जाता था उस देश में फॉर्मिका। ठीक है, तो लाल चींटी से एक एसिड मिला, उसको नाम दे दिया गया बेटा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिका से मिला, फॉर्मिका मीन्स रेड एंट। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ थे जहाँ जहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, ओरिजिन जहाँ से होता था कंपाउंड का, उस हिसाब से कॉमन एक नाम रख दिया जाता था वहाँ पे बोलचाल में। ठीक है, तो उसको कहते थे कॉमन सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम क्या होता है, डिराइव्ड सिस्टम में जैसे मान लीजिए किसी एक कंपाउंड का कुछ नाम रख दिया गया, जैसे इसका नाम जनरली कॉमनली रखा गया कार्बिनॉल, रखा गया क्या, कार्बिनॉल। अब इससे जुड़े जो भी कंपाउंड थे, आइए देखते हैं क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 रखें, यहाँ CH2 रखे, OH रखे, तो इतने को तो आप कार्बिनॉल कह रहे हैं। एक कार्बन के साथ OH को क्या कह रहे हैं, कार्बिनॉल कह रहे हैं। तो अगर कार्बिनॉल से कुछ लगा है, एक कार्बन लगा है, तो इसको कह दिए मिथाइल कार्बिनॉल। क्या कह दिए, मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, डिराइव कर दिए नाम, कार्बिनॉल कॉमन ले लिए, और जो बाहर निकला उसको एक कार्बन है तो मिथाइल कार्बिनॉल। मान लीजिए 2 कार्बन बाहर निकाल दिए, तो क्या कह सकते हैं, इतने पार्ट को आपने कार्बिनॉल नाम दिया था। देखिए इतने पार्ट को कार्बिनॉल नाम दिया, तो देखिए 2 कार्बन निकल गए, तो क्या कहेंगे, इथाइल कार्बिनॉल। क्या कहेंगे, इथाइल कार्बिनॉल। ये डिराइव करते जा रहे हैं, एक पेरेंट मान लिया, उसी से डिराइव करते जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिराइव्ड सिस्टम। चलिए अगला क्या है, जो सबसे स्टैंडर्ड है, जो पूछता है, जिसका रूल है,
ठीक है, जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं लॉजिकल, वो है आपका IUPAC। ठीक है, तो IUPAC क्या है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो ये फुल फॉर्म हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ जो रूल थे बेटा, वो रूल पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक, और रूल के बाद उसको अप्लाई करना सीखेंगे। आइए तो हेडिंग डालेंगे बेटा, सबसे पहले IUPAC सिस्टम और उसका फुल फॉर्म लिखेंगे जल्दी से। ठीक, फुल फॉर्म लिख लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, चलिए इसमें लिखेंगे सबसे पहला रूल बेटा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट। IUPAC के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसमें हेडिंग डालेंगे बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। व्हाट इज पेरेंट चेन, कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं हम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, ठीक है, पॉसिबल चेन या कॉन्टिन्यूअस चेन विच, कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, विच मस्ट कंटेन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, चलिए, विच मस्ट कंटेन अनसैचुरेशन समझते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन। पूरा आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। चलिए तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन विच मस्ट कंटेन अनसैचुरेशन एंड प्रिंसिपल, मुख्य प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, अगर मौजूद है तो। एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, लिखा है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन विच मस्ट कंटेन अनसैचुरेशन एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट। इस पे किस पे ध्यान देना है बेटा, लॉन्गेस्ट वर्ड पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक, अनसैचुरेशन पे और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। अब आइए इसको अप्लाई कैसे करना है, कुछ एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। बहुत आसान सा है, बस एक बार देख लीजिए, अलर्ट होकर समझ लीजिए, एक बार में आ जाएगा। चलिए ये कुछ कार्बन लिखे हैं, हाइड्रोजन को मत देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है, केवल कार्बन को स्टेबल बनाता है और कोई मतलब नहीं है हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए आइए, तो ये कार्बन लिखे हैं, कुछ चेन बनी है कंपाउंड की, कंपाउंड बना हुआ है। तो आइए सेलेक्ट करते हैं, इसमें टोटल आपको दिख रहे होंगे रैंडमली, आप देखेंगे तो 4 सीधे लगा, एक नीचे कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। तो क्या पांचों कॉन्टिन्यूटी में है? नहीं, आप किसी एक टर्मिनल को पकड़िए, इस टर्मिनल को पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको, किसी एक किनारे को पकड़िए, किसी एक एंड को, इधर से चले बेटा तो कॉन्टिन्यूटी में आपको 4 कार्बन मिले, सीधे गए तो 4 मिले, जरूरी नहीं सीधे जाना है। आइए देखते हैं, मान लीजिए इस टर्मिनल से चले, इधर गए तो भी सीधे 4, ठीक है, इधर आ गए सीधे ना जाके नीचे आ गए तो भी देखिए कॉन्टिन्यूटी में 4 हैं। क्या इसका कोई बॉन्ड बना है? नहीं ना, तो यहाँ पे 4 पे रुक गए बेटा। ठीक है, तो 4 4 4, अच्छा ऐसे जाते हैं तो देखिए 3 ही हैं, तो 3 को माने पेरेंट चेन की, 4 को माने, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट होगा। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट ले लिए बेटा, ये लॉन्गेस्ट को हम कहते हैं पेरेंट चेन, मुख्य चेन। ठीक है, अब इससे बेटा कोई ब्रांच अगर निकली है तो ब्रांच में देखिए क्या कार्बन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो इसे कहते हैं बेटा साइड चेन। क्या कहते हैं? साइड चेन। ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन हो उसको क्या कहेंगे? साइड चेन। बहुत छोटा सा टर्म है, अभी समझ लो। आगे आते हैं, एक और करते हैं बेटा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 इधर लगा दिया बेटा हमने, C2H5, यहाँ CH लिख दिए, यहाँ CH2,
CH और ये CH3, यहाँ पे लगा दिए C2H5। देख रहे हैं, ये एक और कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं बेटा, एक टर्मिनल से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है ना, ये देखिए सीधे गए 5 कार्बन मिल रहा है, ऐसे आइए 5, ऐसे आइए 5, इधर चलते हैं बेटा, ये 2 कार्बन लिखे हैं, इधर 2 कार्बन लिखा है, तो हर एक कार्बन को एक नंबर देना होता है। 2 कार्बन हो गई है, तो 2 3 4 5 6, इधर गए 6 मिला, सीधे गए 5 मिला, चलिए 6 मिल गया बड़ा। इधर आइए, यहाँ से शुरू करते हैं, 2 3 4, यहाँ 4 ही मिल रहा है, यहाँ 2 3 4 5 6 7, देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो ये मिल गई, नीचे से शुरू किए ऊपर तक चले गए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सीधे गए 5 मिला, ऐसे गए बेटा 6 मिला, ऐसे आते तो भी 6 मिलता बेटा, ऐसे गए तो बेटा 7 मिला, ऐसे आ जाइए तो भी 7 ही मिल रहा है, तो 7 इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। तो जो बेटा ब्रांच निकली उसमें कार्बन है, तो जो कार्बन है बेटा इसको हम क्या कह देंगे, साइड चेन। क्या कह देंगे, साइड चेन। और ये क्या है, पेरेंट चेन। क्लियर हुआ इतना? तो पेरेंट चेन, साइड चेन, कुछ कुछ समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, एक और कंपाउंड बनाते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी ध्यान भटका गलत हो जाएगा, तुरंत बता रहे हैं। चलो CH, फिर रिवाइंड करके देखते रहना बार बार, कोई मतलब नहीं है, एक बार में समझो, ठीक है। फ्री के नंबर है यार ये सब। आओ चलो, डबल बॉन्ड दिख रहा है, अनसैचुरेशन। यहाँ देखिए अनसैचुरेशन को हमने हाईलाइट किया, थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, ज़रूरी है। तो अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में ही हमेशा रखते हैं। किस में रखते हैं, पेरेंट चेन में, ठीक। चलिए पेरेंट चेन में हमेशा अनसैचुरेशन को रखेंगे, डबल बॉन्ड। चलिए अब देखिए, ऐसे अगर आप आते हैं तो इसको अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में आप रख पाएंगे, और ये निकल जाएगी ब्रांच। ये हो गई साइड चेन और ये हो गया पेरेंट चेन। जरा देखिएगा, इस पेरेंट चेन में 4 आ रहे हैं, एक बार और, इधर से गए 4 मिला बेटा, इधर से जाते 4 मिल रहा है, इधर से आए 4 मिल रहा है, इधर देखिएगा, इधर से शुरू किए और यहाँ तक गए तो 5 मिल रहा था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेटा हमने 4 को पेरेंट चेन क्यों लिया, 4 को इस वजह से पेरेंट चेन ले रहे हैं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप पेरेंट चेन में ही लेते हैं हमेशा, अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में ही लेते हैं हमेशा, कभी भी उसको साइड चेन में नहीं निकालते। साइड चेन में आप किसको निकालेंगे, हमेशा सैचुरेशन को। अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में लेंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको पेरेंट चेन में लाना ही लाना है, चाहे पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम ही क्यों ना पड़ जाए, उससे मतलब नहीं होता। देखिए हमने 4 को ले लिया पेरेंट, 5 ले सकते थे, लेकिन 5 लेने पे ऐसे जब जाते तो ये डबल बॉन्ड बाहर हो जाता ना, तो गलत हो जाता, ठीक है भाई। चलिए वेट बेटा, आइए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट चेन, साइड चेन। और देख लेते हैं एग्जाम के लिए, इसको बनाइएगा नहीं, जरा ऐसा ही बताइएगा, बनाइएगा नहीं इसको। इसको बनाएंगे नहीं बेटा, बस इसको देख के कोशिश करिए, बताइए कितने कार्बन होंगे पेरेंट चेन में, देख लीजिए जल्दी से, कितने कार्बन होंगे पेरेंट चेन। आइए देखिए, सीधे गए बेटा 7 मिल रहे हैं, देखिए यहाँ से शुरू करिए इधर तक आइए, 7 मिल रहे हैं, ठीक है। इधर से देखिए, इधर से शुरू करिए इधर जाइए, 7 मिल रहे हैं, ऐसे शुरू करिए इधर आइए, 7 मिल रहे हैं, ऐसे शुरू करिए इधर जाइए, 7 मिल रहे हैं, इधर से शुरू करिए इधर आइए, 5 मिल रहे हैं, इधर से शुरू करके इधर आ गए 5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 7, बड़ा कौन है, 7, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 7। तो किसको आप लेंगे, जैसे सीधे जाने पे भी 7 मिल रहा है बेटा, ऐसे आने पे भी 7 मिल रहा है, और भी इधर से शुरू करिए इधर तक आइए 7 मिल रहा है। तो बहुत सारे डिज़ाइन है, जाओ लॉन्गेस्ट चेन दे रहे हैं, तो किस डिज़ाइन को पेरेंट चेन लें, सीधे लें, ऐसे लें, कैसे लें। इसके लिए बेटा अगर आप यहाँ तक लिख चुके हैं तो आपको रूल फर्स्ट का सेकंड पॉइंट लिखना है। हम रब कर दे रहे हैं, एक मिनट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे रूल फर्स्ट का इसके लिए, ठीक है। क्या है, जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न दिखे कि कौन सा पेरेंट चेन ले, जब बहुत सारी चेन मिल रही हो, बहुत सारी चेन मिल रही है लॉन्गेस्ट, तो कौन से को माने पेरेंट चेन, किस चेन को माने आप पेरेंट चेन। ऐसे के लिए क्या करेंगे, देखिए कितना आसान है।
आइए तो लिखेंगे इसमें when टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन, जब दो या दो से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब आपको दो या दो से ज़्यादा चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा हो लॉन्गेस्ट चेन में, देन parent chain is that which gives maximum number, ध्यान रहे maximum number of side chain और ब्रांच। तो जो सबसे ज़्यादा ब्रांच देता है बेटा उसी को आप मानते हैं पेरेंट चेन। जैसे समझिएगा इसको, सीधे गए बेटा तो 7 कार्बन मिल रहे थे, इधर देखिएगा ऐसे जा रहे हैं बेटा तो भी 7 मिल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बेटा ऐसे देखिएगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं इधर जा रहे हैं सीधे तो भी 7 मिल रहे हैं बेटा। तो बहुत जगह जब 7 मिल रहे हैं और 7 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लॉन्गेस्ट 7 ही मिल रहा है, तो आप किसको मानेंगे? जो सबसे ज़्यादा देगा साइड चेन। क्या देगा? सबसे ज़्यादा देगा साइड चेन। ज़रा देखिएगा, सीधे लेने पे पेरेंट चेन, ये अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो बेटा एक साइड चेन ये होगी, एक साइड चेन ये होगी। बताइए कितनी साइड चेन मिली? 2। सीधे लिए तो साइड चेन मिली 2। ध्यान दीजिएगा, इधर से शुरू कर रहे हैं, एकदम ध्यान देना बेटा, इधर से शुरू कर रहे हैं यहाँ तक जा रहे हैं। बताओ कितनी साइड चेन मिली? 1 2 और ये पूरी 3। कितनी साइड चेन मिली? 3। अगर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो 3 मिल रही है। इधर आओ, मान लो हम पेरेंट चेन इसको ले लें, इसको पेरेंट चेन लें, देखो 7 आ रहा है ना पेरेंट चेन में, 7 आ रहा है। तो पहली साइड चेन, दूसरी साइड चेन, तीसरी साइड चेन, चौथी साइड चेन। कितनी साइड चेन मिली? 4। तो जो सबसे ज़्यादा देगा साइड चेन वही होगा पेरेंट चेन। ये हो गया आपका पेरेंट चेन। देखिए यहाँ से शुरू करके आप ऐसे जाते तो भी आपको 4 साइड चेन मिलती। तो मैक्सिमम साइड चेन जो भी देगा, जिस भी डिज़ाइन में मिलेगी, बस उसी को आप मान लेंगे क्या? पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन हो गया। ठीक है बेटा, कर लेंगे सेलेक्ट पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में यही 2 पॉइंट थे बेटा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 में नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है बेटा, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे बेटा। बढ़िया सा सुंदर सा नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, हो सकता है जल्दी ऑफलाइन क्लासेस खुले तो बेटा उसमें पूरा हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और शुरू से देखेंगे आप सबकी कॉपी कितना आपको समझ में आया कितना नहीं। ठीक है, क्लास कर लीजिएगा टाइमली हर चीज़। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, सोने से पहले एक बार ज़रूर रिमाइंड किया करिए आज के डे में आपने क्या सीखा। ठीक है भाई, तो क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज़ करते रहना बेटा पर डे। ठीक है, पर डे रिवाइज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आगे जाके, वरना फिर झेलना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस बहुत हो जाएगा ना लास्ट में। तो अभी से आप ये रेडी करते चलिए। ये सब मुफ्त के नंबर है बेटा, इसमें आते ही देखते ही आंसर लगाओगे आप लोग। बस केवल क्या करना है आपको, क्लास रेगुलर बेसिस पे करिए और रिवाइज़ करते रहिए। ये नेक्स्ट क्लास करने से पहले पिछले क्लास तक का रिवाइज़ होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बेटा।